तो 10,000 टन भारी लोहे से लदी एक मालगाड़ी। और एक इंसान के टूटे हुए दिल में भला क्या समानता हो सकती है? हाँ, मतलब अगर आम तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना। जी बिल्कुल कुछ भी नहीं। क्योंकि जब मानवीय भावनाओं की बात आती है ना, तो सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि कविताएं और कहानियां हमेशा चांद, सितारों या वो मुरझाए हुए गुलाबों का सहारा लेती है। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे हमारी सबसे नाजुक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बस कुदरत ही एक भाषा है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारी इस गहरी चर्चा में जो स्रोत है ना, वो इस पूरी पारंपरिक सोच को एक ही झटके में पलट देता है। अच्छा, तो आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम द सिग्नल ऑफ अ ब्रोकन ट्रैक नाम की एक बेहद अनोखी कविता का विश्लेषण करने वाले हैं। अरे वाह, नाम से ही काफी तकनीकी लग रहा है ना? हाँ, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मतलब इस कविता ने प्यार, धोखे और दिल टूटने की गहराई को समझाने के लिए प्रकृति का नहीं बल्कि रेलवे सिग्नलिंग के बेहद यांत्रिक और तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया है। लोहे और पटरियों की दुनिया से भावनाओं का रूपक, ये अपने आप में कितना अजीब और दिलचस्प है। बिल्कुल, और ये विरोधाभास ही इस पूरी रचना की सबसे बड़ी ताकत है। सही कहा आपने। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम जो है ना, वो सुरक्षा, सटीकता और अचूक नियमों का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जी बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसा तंत्र है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, सब कुछ एक तय व्यवस्था के तहत चले। और दूसरी ओर इंसान का दिल होता है जो अक्सर अनिश्चित और भावनाओं से भरा होता है, जहां हम हमेशा एक सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। सही बात है। और ये कविता इसी बात को स्थापित करती है कि जब रिश्तों में भरोसे के ये सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं ना, तो जो भावनात्मक तबाही मचती है वो असल में किसी भयानक ट्रेन हादसे से कम नहीं होती। अरे बाप रे, बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब एक टूटे हुए दिल को सिस्टम फेलियर की तरह देखा जा रहा है। जी, और यहीं से इस कविता की शुरुआत होती है, उस बिंदु से जहां किसी रिश्ते की नींव रखी जाती है। हाँ, निमंत्रण और शुरुआत। कविता में एक जगह जिक्र आता है जहां कवि को ये वहम था कि सामने वाला इंसान उसका हमसफर है। एक बहुत ही आम वहम है ये। हाँ, वहां बताया गया है कि उसे कॉलिंग ऑन सिग्नल के जरिए बुलाया गया। कॉलिंग ऑन सिग्नल? अच्छा जी, और एक स्पर्शिक मिलन हुआ, मतलब बस छू कर गुजरने जैसा। क्योंकि उस इंसान के दिल का बर्थिंग ट्रैक पहले से ही ऑक्यूपाइड या व्यस्त था। ओहो, ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी कवि ने। है ना? इसे समझने के लिए ना मैं एक आम जिंदगी का उदाहरण देना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए आपको शहर के सबसे शानदार वीआईपी लाउंज में एक बेहद खास मेहमान के तौर पर बुलाया जाए। काफी अच्छा लगेगा। हाँ, आप बहुत खुश होकर सज-धज कर वहां पहुंचते हैं, ये सोचकर कि पूरी जगह सिर्फ आपके सम्मान में खाली है। जी। लेकिन जब आप अंदर कदम रखते हैं तो देखते हैं कि आपकी रिजर्व की हुई सीट पर कोई और इंसान पहले से ही आराम से बैठा हुआ है। और शायद मेरे हिस्से के मुफ्त स्नैक्स भी खा रहा है। हाँ, बिल्कुल, मुफ्त स्नैक्स भी खा रहा है। मतलब निमंत्रण तो बहुत भव्य था, लेकिन असल में आपके बैठने की कोई जगह थी ही नहीं। ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। मतलब लाउंज के इस उदाहरण में जो बेबसी है ना, वही रेलवे के इस तकनीकी रूपक में छिपी है। वो कैसे? देखिए, रेलवे प्रणाली में कॉलिंग ऑन सिग्नल कोई साधारण हरा सिग्नल नहीं होता। अच्छा, तो ये कब दिया जाता है? इसका इस्तेमाल जानबूझकर केवल उस विशेष स्थिति में किया जाता है जब मुख्य सिग्नल लाल हो। मतलब आगे का रास्ता साफ नहीं है। बिल्कुल। और जिस ट्रैक पर ट्रेन को आकर रुकना है, जिसे तकनीकी भाषा में बर्थिंग ट्रैक कहते हैं, वो ट्रैक पहले से ही किसी दूसरी ट्रेन द्वारा घेरा हुआ या ऑक्यूपाइड हो। अरे बाप रे, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति सिग्नल दे रहा है उसे पूरी तरह से पता है कि आगे जगह खाली नहीं है। 100%। उसे सब पता है, और यही इस कविता का सबसे गहरा और दर्दनाक पहलू है। मतलब ये कोई साधारण गलतफहमी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। जब कहा जाता है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल से बुलाया गया, तो ये स्पष्ट करता है कि रिश्ते की शुरुआत में दिया गया वो आमंत्रण एक सोची समझी चाल थी, एक छलावा था। निमंत्रण देने वाले को मालूम था कि उसके दिल का वो हिस्सा पहले से ही किसी और के कब्जे में है। जी। इसके बावजूद उसने सामने वाले को अपने जीवन में प्रवेश करने का निमंत्रण दिया, जिसे हम आज की भाषा में शायद ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल।
जहां एक इंसान दूसरे को बस उतनी ही उम्मीद देता है जिससे वो जुड़ा रहे। जबकि वो जानता है कि वो उसे कोई स्थायी जगह नहीं दे सकता। ये तो सच में एक बहुत ही निर्मम स्थिति है। जी बिल्कुल। तो शुरुआत में ही इतना बड़ा धोखा, जो नजदीकी महसूस हुई वो महज एक छलावा था। क्योंकि वहां कभी कोई स्थायी जगह बनी नहीं सकती थी। खैर, अगर शुरुआत ही एक भ्रम पर टिकी थी तो मैं सोच रही थी कि ये सफर आगे कैसे बढ़ा। ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब जब ये साफ हो गया कि मंजिल पहले से भरी हुई थी तो उनके रास्तों का आपस में उलझना कैसे हुआ। इस पर कविता क्या कहती है? कविता में आगे डायमंड क्रॉसिंग का जिक्र है। हाँ। कहा गया है कि मोहब्बत का ये डायमंड क्रॉसिंग एक अजीब खेल दिखा गया। अजीब खेल। हाँ, मंजिल के लिए किसी और का रूट सेट हो गया और धड़कनें होम सिग्नल पर इंतजार करती रह गईं। जबकि वो इंसान किसी और के साथ क्रॉसओवर लेके निकल गया। ओहो। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। जी। मुझे यहाँ एक बात पर थोड़ा विचार करना है। जी बताइए। आमतौर पर जब हम फिल्मों में सुनते हैं ना हाँ। कि दो लोगों के रास्ते आपस में टकराए या उन्होंने रास्ता क्रॉस किया, तो उसे बहुत ही रोमांटिक माना जाता है। हाँ, हम कहते हैं कि वे एक दूसरे के लिए ही बने थे। फिर यहाँ इस मिलन को एक अजीब खेल कहकर क्यों बुलाया गया है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और यहीं पर रेलवे की इंजीनियरिंग का ये रूपक अपनी पूरी ताकत दिखाता है। अच्छा, कैसे? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि आम जिंदगी में रास्ते मिलने का जो मतलब हम निकालते हैं ना, रेलवे में डायमंड क्रॉसिंग उसका बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब? रेलवे नेटवर्क में डायमंड क्रॉसिंग वो जगह होती है जहां दो अलग अलग पटरियां एक दूसरे को एक चपटे कोणा पर काटती हैं। जब कोई इसे दूर से देखता है तो ऐसा लगता है कि दोनों पटरियां आपस में मिल रही हैं, एक हो रही हैं। ये हीरे या डायमंड के आकार का एक जंक्शन बनाता है। तो क्या वो सच में मिलती नहीं है? असलियत यह है कि इस क्रॉसिंग पर कोई भी ट्रेन अपना ट्रैक बदल के दूसरी पटरी पर जा ही नहीं सकती। ओहो, तो क्या वे बस एक पल के लिए एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं? बिल्कुल। उनका डिजाइन ही ऐसा होता है कि वो तकनीकी रूप से कभी एक नहीं हो सकते। अरे बाप रे। वे एक बहुत ही छोटे से क्षण के लिए एक ही बिंदु पर होती हैं। हाँ। एक तीव्र नजदीकी का एहसास होता है, लेकिन फिर वे अपनी अपनी अलग दिशाओं में आगे बढ़ जाती हैं। जी। जब कहा गया है कि डायमंड क्रॉसिंग अजीब खेल दिखा गया, तो वो इसी भ्रम को उजागर कर रहा है। मतलब ऐसा महसूस हुआ कि दोनों के जीवन एक हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ एक दूसरे को काटते हुए आगे निकल रहे थे। बिल्कुल, उनका साथ चलना तो भौतिक नियमों के हिसाब से भी असंभव था। ये तो बहुत ही गहरी निराशा है। इंसान को लगता है कि उसे अपना जीवन साथी मिल गया, जबकि असल में वो सिर्फ एक सहयात्री था जो उल्टी दिशा में जा रहा था। और फिर ये जो रूट सेट होने की बात है ना, वो इस स्थिति को और भी भयानक बना देती है। हाँ, रूट सेट होने का क्या मतलब है यहाँ? रेलवे में रूट सेट करने का मतलब है कि किसी ट्रेन के आने के लिए पूरा रास्ता, सारे कांटे और सिग्नल पहले से लॉक कर दिए जाते हैं। मतलब सब कुछ पहले से तय था। जी। जब कहा जाता है कि मंजिल के लिए किसी और का रूट सेट हो गया था, तो इसका मतलब है कि भविष्य की सारी योजनाएं, सारे वादे किसी तीसरे व्यक्ति के लिए पहले ही पक्के कर दिए गए थे। ओहो, मतलब सामने वाले को बस अंधेरे में रखा गया था। बिल्कुल, और इसी वजह से धड़कनें होम सिग्नल पर इंतजार करती रह गई। हाँ, ये होम सिग्नल स्टेशन के बाहर होता है ना? सही कहा। होम सिग्नल किसी भी स्टेशन का सबसे बाहरी और मुख्य सिग्नल होता है। ये स्टेशन के बिल्कुल दरवाजे पर रक्षक की तरह खड़ा होता है। अगर होम सिग्नल लाल है तो ट्रेन को वहीं रुककर इंतजार करना पड़ता है। मतलब ये दृश्य कल्पना करने में ही कितना भारी लगता है ना, जी। कि किसी के धड़कनें बिल्कुल दिल की दहलीज पर खड़ी इंतजार कर रही हैं कि कब सिग्नल हरा हो। जी, लेकिन उन्हें वो अनुमति कभी नहीं मिलती। और अनुमति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसी वक्त वो दूसरा इंसान एक क्रॉस ओवर लेकर निकल जाता है। ये क्रॉस ओवर क्या भला है? रेलवे में क्रॉस ओवर वो ट्रैक होता है जो एक पटरी से दूसरी समानांतर पटरी पर जाने का सीधा और आसान रास्ता देता है। अच्छा, मतलब ट्रैक बदलने का शॉर्टकट। हाँ, एक तरफ कोई इंसान दरवाजे पर खड़ा पूरी ईमानदारी से इंतजार कर रहा था और दूसरी तरफ उसका साथी अपनी पटरी बदलकर किसी और के साथ बड़ी आसानी से आगे बढ़ गया। अरे यार, ये तो उस एक तरफा इंतजार की सबसे बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति किसी के बिल्कुल सामने खड़ा होकर जीवन भर साथ निभाने का वादा कर रहा हो और उसी पल कोई दूसरा रास्ता पकड़कर निकल जाए। हाँ, और वो बेचारा बस वहीं जड़ होकर खड़ा रहे। जी। तो अब तक हमने देखा कि कैसे दिल का वो बर्थिंग ट्रैक पहले से भरा हुआ था। हाँ। और कैसे रास्तों का वो मिलन महज एक इंजीनियरिंग का भ्रम निकला। सही बात है। अलगाव और इंतजार के इस दर्द को समझने के बाद ना, अब हम उस चरम बिंदु तक पहुंचते हैं जहां खुद की वफादारी की तुलना सामने वाले के निर्मम विश्वासघात से की गई है। क्लाइमैक्स।
रचना के इस हिस्से में कुछ बेहद तकनीकी शब्दों का जाल है। इसमें कहा गया है कि एक पक्ष वफादारी के ट्रैक सर्किट की तरह हमेशा पिकअप रहा, जी। लेकिन किसी तीसरे ने आकर प्यार का फाउलिंग मार्क पार कर दिया। फाउलिंग मार्क, ओहो। और सबसे बड़ी बात, पक्की अप्रोच लॉकिंग भी तब धरी की धरी रह गई जब दिल का कंट्रोल पैनल ही किसी और के नाम कर दिया गया। ये हिस्सा सच में बहुत गहरा है ना? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसे डिकोड करने के लिए मैं एक और एनालॉजी देना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने घर की सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी प्रणाली लगा रखी है। मोशन सेंसर, लेजर बीम, हाई डेफिनेशन कैमराज, सब कुछ एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। हाँ, सब कुछ। बाहर से कोई भी घुसपैठिया इसे तोड़े नहीं सकता। लेकिन क्या होगा अगर उस घर का मालिक खुद ही अपने घर की मास्टर की या पूरे सिस्टम का रिमोट कंट्रोल किसी अजनबी के हाथ में सौंप दे? फिर तो वो करोड़ों रुपयों की सिक्योरिटी प्रणाली भी क्या कर लेगी? बिल्कुल, वो तो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। ये तुलना इस यांत्रिक विश्वासघात को बिल्कुल सटीकता से समझाती है। चलिए इन तकनीकी शब्दों को थोड़ा समझते हैं। हाँ, सबसे पहले ये ट्रैक सर्किट का पिकअप रहना क्या होता है? रेलवे इंजीनियरिंग की भाषा में जब एक ट्रैक सर्किट पिकअप अवस्था में होता है ना, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि पूरा सिस्टम एकदम स्वस्थ है। मतलब सब कुछ सही चल रहा है। जी, बिजली का प्रवाह बिना किसी बाधा के चल रहा है और ट्रैक पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये निरंतर सतर्कता और वफादारी का प्रतीक है। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि एक तरफ से रिश्ते में पूरी जान थी, पूरी ईमानदारी थी और कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन फिर कहानी में किसी तीसरे का प्रवेश होता है जिसने फाउलिंग मार्क पार कर दिया। ये फाउलिंग मार्क कितना खतरनाक होता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। रेलवे में फाउलिंग मार्क पटरियों के बीच बना एक सफेद रंग का निशान होता है। अच्छा, वो सफेद पत्थर जैसा? हाँ, जहां दो पटरियां आपस में जुड़ने वाली होती हैं, यह निशान वह अंतिम सुरक्षा सीमा बताता है। अगर कोई ट्रेन इस फॉलिंग मार्क को पार करके खड़ी है, तो दूसरी पटरी पर आने वाली ट्रेन निश्चित रूप से उससे टकरा जाएगी। अरे बाप रे! मतलब 100% टक्कर। 100%। यह सुरक्षित दूरी की एकदम आखिरी लकीर है। तो जब ये कहा जाता है कि किसी तीसरे ने फॉलिंग मार्क पार कर लिया, तो यह इस बात का संकेत है कि वो सुरक्षित सीमा, रिश्ते की वह पवित्र मर्यादा टूट चुकी थी। अब एक भयानक विनाश या दिल का टूटना पूरी तरह से तय था, उसे कोई टाल नहीं सकता था। बिल्कुल। ये तो सच में वो रेखा पार करने वाली बात है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचता। लेकिन रुकिए, दुर्घटना से बचने के लिए तो अप्रोच लॉकिंग जैसी चीज भी होती है ना? जी, होती है। तो इसका क्या काम है? अप्रोच लॉकिंग रेलवे सिग्नलिंग का एक अत्यंत उन्नत और मजबूत सुरक्षा उपाय है। जब कोई ट्रेन पूरी रफ्तार से आ रही होती है और सिग्नल हरा होता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से उस पूरे रूट को लॉक कर देता है। मतलब अब कोई उसे बदल नहीं सकता? स्टेशन पर बैठा ऑपरेटर भी चाहकर उस रास्ते को बदल नहीं सकता, ताकि अंतिम क्षणों में कोई भूल ना हो। ये तो एक तरह की पक्की प्रतिबद्धता है ना, एक अटल वादा जिसे बीच सफर में तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। लेकिन इस कविता में तो ये पक्की अप्रोच लॉकिंग भी काम नहीं आई। इतनी मजबूत सुरक्षा के बावजूद सब कुछ कैसे बिखर गया? और यहीं पर आपकी वो मास्टर की वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। अच्छा, एक ऐसा सिस्टम जिसे बाहर से तोड़ा नहीं जा सकता, वो कैसे फेल हो गया? इसका जवाब उस अंतिम प्रहार में है, जब दिल का कंट्रोल पैनल ही किसी और के नाम कर दिया। जी, रेलवे का पूरा विशाल नेटवर्क, सारे सिग्नल्स और अप्रोच लॉकिंग जैसी तमाम सुरक्षा प्रणालियां सिर्फ एक ही जगह से नियंत्रित होती हैं। वो स्टेशन का कंट्रोल पैनल। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति अपनी सारी वफादारी और सुरक्षा के बावजूद अपने जीवन के उस केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का अधिकार ही किसी और को सौंप दे, तो सारे लॉक और कड़े नियम एक पल में खत्म हो जाते हैं। सही कहा। अगर सामने वाले ने अपना रिमोट कंट्रोल, अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार किसी तीसरे व्यक्ति के हाथों में दे दिया है, तो वो सारी व्यवस्था धराशायी हो जाती है। उफ, ये एहसास कितना असहाय कर देने वाला होगा। मतलब गलती उस सुरक्षा प्रणाली में नहीं थी, गलती उस वफादारी में भी नहीं थी, गलती उस इंसान के फैसले में थी जिसने उस सिस्टम को चलाने का हक ही त्याग दिया। जी। मतलब ये जानना बहुत ही डरावना है कि कोई इंसान अपना सब कुछ बिल्कुल सही कर रहा हो, सारे नियमों का पालन कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो हार जाए। हाँ, क्योंकि खेल के नियम ही किसी और के द्वारा बदल दिए गए थे। यही इस पूरी चर्चा का मुख्य सार है।
विश्वासघात सिर्फ ये नहीं होता कि कोई किसी को बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। तो असली विश्वासघात क्या है? असली विश्वासघात ये है कि जब एक इंसान पूरी शिद्दत से उस रिश्ते की सुरक्षा में लगा था, तब दूसरा इंसान उसके पीठ पीछे उस पूरी सुरक्षा प्रणाली को किसी और के हाथों बेच रहा था। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई कैलकुलेशन है, कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं। बिल्कुल, ये पूरी तरह से सोची समझी तबाही है। तो आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए अगर हम एक कदम पीछे हटकर इस पूरी रचना के प्रभाव को देखें, तो ये बात बहुत ही स्पष्ट होती है कि इसमें विरोधाभासों का कितना शानदार उपयोग किया गया है। सही कहा। एक तरफ हमारे पास रेलवे की वो भारी भरकम मशीनरी है जो लोहे और कंक्रीट से बनी है, जो पूरी तरह से तार्किक है और जिसमें भावनाओं या रहम के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, एक सिग्नल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कौन बैठा और वो कहाँ जा रही है, वो सिर्फ सर्किट पर चलती है। और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ इंसान का वो दिल है, जो बेहद कोमल है, कमजोर है और पूरी तरह से उम्मीदों और विश्वास से चलता है। हाँ, दिल किसी सर्किट से नहीं चलता, ये वफादारी से धड़कता है। और जब इन दोनों को मिलाया जाता है ना, तो प्रभाव बहुत गहरा होता है। बिल्कुल, इन दोनों विपरीत दुनियाओं का ये अनूठा मिश्रण ही इस रचना को हमेशा के लिए छप जाने वाला बनाता है। जब एक टूटते हुए दिल के असहनीय दर्द को रेलवे की मशीनी और ठंडी भाषा में पिरोया जाता है ना, तो वो दर्द और भी ज्यादा गहरा लगने लगता है। जी, जब भावनाओं के टूटने को एक तकनीकी विफलता के रूप में दिखाया जाता है, तो सुनने वाला उस दर्द को एक अलग ही स्तर पर महसूस करता है। सही बात है। यह हमें दिखाता है कि शब्दों और रूपकों में कितनी असीम शक्ति होती है। बिल्कुल। तो आज की इस लंबी और विचारोत्तेजक चर्चा के बाद एक ऐसा सवाल है जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। वो क्या है? हमने निमंत्रण के भ्रम की बात की, उलझे हुए रास्तों की बात की और उस भयानक दुर्घटना की बात की जहां सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन जरा सोचिए, जब रेलवे नेटवर्क में कोई इतना बड़ा हादसा होता है, पटरियां उखड़ जाती हैं, डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, जी, तो उसके बाद क्या होता है? क्या एक टूटे हुए दिल के पास वो ताकत होती है कि वो उस मलबे को हटाकर उन पटरियों की मरम्मत करें और किसी नई ट्रेन के आने के लिए उस रूट को फिर से चालू करें? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। या फिर ऐसे भयानक हादसे के बाद वो दिल हमेशा के लिए एक ऐसे वीरान और लावारिस स्टेशन में बदल जाता है जहां सारी उम्र फिर कभी कोई सिग्नल हरा नहीं होता और कोई ट्रेन नहीं रुकती। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो इस तकनीकी रूपक को उस दुर्घटना के बाद के सन्नाटे तक ले जाता है। सच में ये काफी गहरा विचार है। तो इसी सोच और सन्नाटे के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।